नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा है, उसमें हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सीरीज हम कर रहे हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन की ऑलरेडी एक सीरीज कर चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है जो राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा में आज तक हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सीरीज है। ये सेकेंड पार्ट है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। इससे पहले चैनल को प्लीज आप लाइक कर दो। लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल स्टूडेंट, प्लीज लाइक कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। देखिए, हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। मेरे को पाठ याद करना है, नहीं, मेरे को पाठ याद नहीं करना। ये मतलब पाठ याद करना तो है लेकिन ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मुझे पाठ याद करना है, मुझे, मेरे को इसकी जगह मुझे आएगा, मुझे पाठ याद करना है। थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ कोई चित्र नहीं है, ये एक है ना, ये नहीं आएगा, यहाँ कोई चित्र नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट है, पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। पढ़ना एक आवश्यक कार्य है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आएगा आवश्यक, आवश्यकीय की जगह आवश्यक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा, हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। बी क्यों नहीं हुआ? मेरे को पाठ याद करना है नहीं होगा, मुझे पाठ याद करना है। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? यहाँ कोई चित्र नहीं है। पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा पढ़ना एक आवश्यक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये वन लाइनर स्टेटमेंट है, वन वर्ड स्टेटमेंट है, जिनमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट के लिए जो वन वर्ड है वो एकदम सही यूज में हुआ या नहीं हुआ। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, अजय सही है। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक, बिल्कुल करेक्ट है। दोपहर के बाद का समय, ये इनकरेक्ट हो गया। दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न, ये होता है अपराह्न, है ना। और दोपहर के पहले का समय है ना, वो होता है पूर्वाह्न, तो ये इनकरेक्ट हो गया। जिसका अनुभव किया जा चुका हो वो होता है अनुभूत, यानी जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या हो गया? दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न, जबकि यहाँ पूर्वाह्न दिया हुआ है, पूर्वाह्न होता है दोपहर के पहले का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? इंग्लिश में आपको परिभाषिक शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको देखना है कि इनका जो हिंदी मीनिंग है वो सही है या नहीं है। तो देखिए, असेंट, असेंट है आज्ञा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि असेंट का आज्ञा नहीं होता, असेंट का होता है आधिकारिक स्वीकृति, आधिकारिक स्वीकृति, ठीक है, आधिकारिक स्वीकृति। सेकंड है, देखिए असेंट का होता है, मैं बोलकर बता देती हूँ, असेंट का आज्ञा नहीं होता, असेंट का होता है आधिकारिक स्वीकृति, तो ये गलत हो गया। डिफेमेशन, डिफेमेशन होता है मानहानि, ये बिल्कुल करेक्ट है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल औपचारिक नहीं होता, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। और कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन प्रस्तावना नहीं होता, कॉन्क्लूजन होता है निष्कर्ष। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो गया? सही पूछा है कि शब्द सही है वो डिफेमेशन, डिफेमेशन मानहानि, ठीक है। असेंट का होता है आधिकारिक स्वीकृति, आज्ञा नहीं होता। इनफॉर्मल का अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं होता। कॉन्क्लूजन का आपका निष्कर्ष होता है, प्रस्तावना नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। मुहावरा दिया हुआ है, वो है दांतों से हाथ काटना, इसका क्या भावार्थ है? अधिक परिश्रम करना, अपने हाथों को दांतों से काटना, पश्चाताप करना या अत्यधिक कंजूस होना। तो इस मुहावरे का अर्थ है पश्चाताप करना, अपने दांतों से हाथ काटना, इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विकल्प में एडजूरमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? एडजूरमेंट दिया हुआ है,
एडजूर्मेंट शब्द दिया हुआ है, इसका हिंदी परिभाषिक शब्द आपको बताना है। विज्ञप्ति नहीं, संहिता नहीं, अनुपूरक नहीं, स्थगन, बिल्कुल स्थगन। एडजूर्मेंट साइन डाई होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, और एडजूर्मेंट का होता है स्थगन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिफला, देखिए यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए, अव्ययीभाव नहीं, कर्मधारय नहीं, द्वंद्व नहीं, दिगु। दिगु, अब आप बोलोगे कि मैम दिगु समास कैसे हुआ, एक्सप्लेन करो। भाई अव्ययीभाव हो सकता है, कर्मधारय हो सकता है, द्वंद्व हो सकता है, दिगु कैसे हुआ, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए त्रिफला शब्द दिया हुआ है ना, त्रिफला। अब इस शब्द में दो, ये एक शब्द में दो, इनको डिवाइड कर लीजिए दो पार्ट में। पहला शब्द है त्रि, है ना, और दूसरा है फला। त्रि है वो संख्यावाचक दिख रहा है, त्रि क्या है, संख्यावाचक आपको दिख रहा है। तो दिगु समास की ये डेफिनेशन होती है कि जिस समास में पहला पद है वो संख्यावाची होता है और समस्त पद है वो एक समूह का बोध कराता है, वो दिगु समास होता है। अब यहाँ पे त्रिफला में पहला पद त्रि है ना, वो संख्यावाची है, और फला है, त्रिफला है, त्रि है संख्यावाची और त्रिफला है वो एक कंप्लीट समूह का बोध करवा रहा है। कंप्लीट समूह का बोध कैसे, त्रिफला का मतलब होता है तीन फलों का समूह है। इट मीन्स द्विगु समास की डेफिनेशन पे त्रिफला शब्द है वो बिल्कुल खरा उतर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इस चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा शब्द युग्म अर्थ भेद की दृष्टि से सही नहीं है, जो इनकरेक्ट है ना वो आपको बताना है, ठीक है। शब्द युग्म दिए हुए हैं एक साइड में, दूसरी साइड में अर्थ भेद दिए हुए हैं। देखिए बदन, बदन का शरीर होता है, सही है। वदन, वदन का मुख होता है, करेक्ट है। दिन, दिन का दिवस होता है। दीन, दीन का गरीब होता है, करेक्ट। उभय, उभय दोनों होता है। अभय, अभय भय रहित होता है। और फोर्थ है आदि और आदि। देखिए ये गलत है, क्योंकि आदि है ना, आदि का होता है, आदि का होता है आरंभ, आदि का होता है आरंभ, और जो आदि है ना उस आदि का होता है अभ्यस्त। आदि का क्या होता है, आदि का होता है आरंभ और आदि का होता है अभ्यस्त। तो ये जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना वो डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? आपको जो परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है वो देखने हैं। देखिए हाथी, गज, हस्ती, बिल्कुल जो पिछला सीरीज हुआ था ना उसमें भी अपन ने हाथी का वो देखा था पर्यायवाची, और इस सीरीज में भी हाथी के पर्यायवाची पूछे गए हैं। हाथी, गज, हस्ती, ये तीनों आपस में एक हाथी के पर्यायवाची, यानी गज हाथी का भी है, हस्ती हाथी का भी है। इसके अलावा हाथी का नाग भी होता है। नाग ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नाग आप सिर्फ सरप को करोगे। हाथी का भी नाग होता है, करी होता है, मतंग होता है, ये हाथी के होते हैं। नेक्स्ट है विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। देखिए विष्णु और लक्ष्मीपति है ना, ये तो करेक्ट हो गया। विष्णु और लक्ष्मीपति आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन महेश्वर है ना ये नहीं है। महेश्वर शिव का पर्यायवाची है, महेश्वर है ना वो शिव का पर्यायवाची है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। थर्ड है शिव, चंद्रशेखर, उमापति, बिल्कुल चंद्रशेखर शिव का पर्यायवाची है, उमापति भी शिव का पर्यायवाची है। फोर्थ है नदी, सरिता, सलीला, ये आपस में पर्यायवाची है। नदी, सरिता, सलीला आपस में पर्यायवाची है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है कि सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? विलोम युग्म सही है, कौन सा विकल्प में? देखिए वीरस और विरह है। देखिए वीरस का जो विलोम विरह नहीं होता, वीरस का होता है सरस, ठीक है, वीरस का होता है सरस। पथ्य, पथ्य का होता है अपथ्य। पथ्य क्या होता है? पथ्य मतलब उसको बोलते हैं जो अपने स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो, या फिर जो रोगी को जो भोजन दिया जाता है उसे भी पथ्य बोलते हैं। तो पथ्य का विलोम पथ्य नहीं होता, पथ्य का होता है अपथ्य, ठीक है। फिर आपका संतुष्ट और संतृष्ट। देखिए संतुष्ट का संतृष्ट नहीं होता, ये भी इनकरेक्ट है। संतुष्ट का असंतुष्ट होता है, ठीक है।
संतुष्ट का होता है असंतुष्ट। फिर है सत्कृत और निरादृत, ये बिल्कुल करेक्ट है। सत्कृत का विलोम निरादृत होता है, या आप त्रिस्कृत भी यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विलोम युग में सही है ना। तो वीरस का सरस होगा, ये गलत हो गया। पथ्य का अपथ्य होगा, ये गलत हो गया। संतुष्ट का असंतुष्ट होगा, ये गलत हो गया। तो सत्कृत और निरादृत, सत्कृत का त्रिस्कृत हो गया, निरादृत होगा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन पे आपको विचार करना है कि कौन से शब्द है वो सही है या गलत है। देखिए मैं इसको कम कर लेती हूँ थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन तक। बिल्कुल आपको 4 शब्द दिए हुए हैं, उनपे आपको बताना है कि कौन से शब्द है वो शुद्ध है। ठीक है, देखिए फर्स्ट दिया हुआ है आत्मोन्नति, आत्मोन्नति है, आत्मोन्नति है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर है पाणी ग्रहण, देखिए पानी में है ना, पानी ग्रहण में जो अणी है वो बड़ी नहीं आती, इसका करेक्ट होता है पानी, ये छोटी मात्रा आती है पानी ग्रहण, ये होता है करेक्ट, पानी ग्रहण। देखिए आत्मोन्नति सही है, पानी में पानी ये छोटी मात्रा आती है पानी ग्रहण। ठीक है, इसके बाद में लखपति, देखिए लखपति नहीं होता, ये होता है लखपति। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ध्यानाकर्षण, ध्यान धन आकर्षण, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आत्मोन्नति और ध्यानाकर्षण फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ होगा डी ऑप्शन। पाणी ग्रहण में अणी है वो छोटी मात्रा आएगी, लखपति क नहीं आएगा, ख आएगा लखपति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपको संधि विच्छेद दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद है वो सही है। देखिए फर्स्ट है व्रह टिटि भय, व्रह टिटि भय, तो इसका संधि विच्छेद व्रह और टीटा भय नहीं होगा, इसका संधि विच्छेद है ना वो व्रह टीटा भय नहीं होगा, व्रह टीटी भय होगा, वह टी भी, यहाँ पे टी आना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। थर्ड सेकंड है यशोभिलाषी, यशोभिलाषी का संधि विच्छेद यश है, धन अभिलाषी होगा, अभिलाषी, अभिलाष दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि अभिलाषी होगा। थर्ड है महेश्वरीय, महेश्वरी का संधि विच्छेद महाधन ऐश्वर्य, ये बिल्कुल करेक्ट है, महेश्वरी का संधि विच्छेद महाधन ऐश्वर्य, ये बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है रीत्यानुसार, देखिए रीति, यहाँ पे रीति आएगा, रीति धन अनुसार। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग भी नहीं आएगा, रीति धन अनुसार, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद है महेश्वरीय, महाधन ऐश्वर्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिया हुआ है कि किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है अंतःकरणीय, अंतःकरणीय में उपसर्ग देखा जाए तो अंतः उपसर्ग होगा और प्रत्यय देखा जाए तो ये प्रत्यय आ गया। ठीक है, तो इसका तो हो रहा है। फिर अकथनीय, अकथनीय में उपसर्ग होगा ए और प्रत्यय होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया अकथनीय, ये इसमें भी आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अंतःकरणीय अकथनीय में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, दोनों ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं बहिर्गमन, देखिए बहिर्गमन में बहिर उपसर्ग तो है लेकिन गमन मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। आध्यात्म इसमें भी नहीं है, पूरा काल अधोघात इनमें भी है, वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में नहीं है। अध लिखा अनपढ़ इनमें भी नहीं है। तो जो पूरा कंप्लीट है ना कि अंतःकरण में उपसर्ग प्रत्यय भी है, अकथनीय में भी उपसर्ग प्रत्यय है, बाकी के ला किसी में उपसर्ग नहीं है, किसी में प्रत्यय नहीं है, किसी में उपसर्ग प्रत्यय दोनों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आज की सीरीज है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कीजिए कि किस प्रकार के वीडियो आपके सामने लाए जाएं ताकि आप एग्जाम फाइट कर सको, आपके लिए बेनिफिशियल रहे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।